Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivil. In this video, I will be analyzing the GS3 paper of UPSC Mains 2026. But before that, an important announcement. अगर आपने इस साल मेंस दिया है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, पहले ऑप्शनल का पेपर दो, उसकी तैयारी करो, वीडियो आराम से बाद में देखना. नाउ एनालिसिस वीडियो के नाम पर आई थिंक आजकल इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है कि आपको ये बताया जाए कि देखो मेरे नोट में इस पेज पे यहां पर ये लाइन लिखी थी तो मतलब ये मेरा क्वेश्चन मैच हो गया. मेरे नोट से 19 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 20 और इस वीडियो के लास्ट के 5 मिनट्स में ये बात प्रूव कर रहा हूं मैं. ठीक है, पहले जो 15-20 मिनट जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें ये समझते हैं कि अगर हम 2027 2028 में मेंस देना चाहते हैं तो हम इस पेपर से क्या लेसन सीखें, इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको कैसे एनालाइज करें और इन क्वेश्चन से व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड रिफ्लेक्ट अपॉन. सेकेंडली, सारथी आईएएस ने बोला है दैट वी विल कंडक्ट मेंस इन दिसंबर. हम दिसंबर में मेंस कंडक्ट करेंगे तो हम यही क्वेश्चन पेपर आपको देंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. फिर भी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कहोगे सर मेरा तो दिसंबर का मेंस का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं. क्वेश्चन पेपर देखने के बाद भी उसको अटेम्प्ट करना दिसंबर में मुश्किल होगा, तो अगर आप देख रहे हो तो इट्स ओके, आप देख सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. GS3 में 5 सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाएंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी में 4 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी 4 ही क्वेश्चन आए हैं. क्वेश्चंस 9, 10, 19 और 20 और मिला के 50 मार्क्स का आता है. पिछले 5 साल से ये ट्रेंड है, इस बार भी 50 मार्क्स का है. अब एक बार क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन पढ़ो. एक्सप्लेन हाउ फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन pose threat to internal security and public order in Indian context. Right? So this question has been picked from the topic social media and internal security. Right? Role of media and networking sites in internal security. In this regard, discuss salient features of amendments in respect of Indian information technology, intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021. तो जो आईटी रूल्स थे वो इस बार अमेंड हुए थे. इसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स बनाए थे कि अगर कोई फ्लैग्ड कंटेंट है तो उसको फ्रॉम 3 आवर्स यू हैव टू टेक इट डाउन इन 2 आवर्स, नहीं तो आपका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो मिलता है अंडर आईटी एक्ट वो चला जाएगा. इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा, इनके ऑफिशियल्स ने बहुत बार मीटिंग भी करी थी गवर्नमेंट से रिसेंटली ऑल्सो. एंड दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन वाज अबाउट. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है. अ सिमिलर क्वेश्चन केम इन 2024 अबाउट एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज एंड सोशल मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी. तब ये क्वेश्चन टेलीग्राम के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, तब टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट करने की बात चल रही थी. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लाइट ऑफ दिस रीसेंट अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट 2026 में ही हुआ है. मेरे हिसाब से दिस इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन टू राइट. इसमें आपको 2 चीजें आनी चाहिए. पहले आपको आना चाहिए कि सोशल मीडिया और इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल है. राइट? अब एक चीज जो इसमें लोग मिस करते हैं कि सोशल मीडिया और ये जो फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन है ये थ्रेट पोज कर रहा है. तो पहले तो आप बताओगे कि यस इट पोजेस अ थ्रेट, है ना. सोशल मीडिया एक थ्रेट पोज करता है. देयर आर सम इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस दैट एमिनेट फ्रॉम दिस. ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि हमने क्या अमेंडमेंट्स किए हैं. राइट? बट यू ऑल्सो हैव टू लिंक दीज अमेंडमेंट्स एज टू हाउ दीज अमेंडमेंट्स विल हेल्प अस डील विद दीज थ्रेट्स. आप कभी थ्रेट्स लिख के खत्म नहीं कर सकते. राइट? सो यू विल राइट अबाउट द थ्रेट्स, यू विल राइट अबाउट दिस अमेंडमेंट. ये आईटी रूल्स की अमेंडमेंट थी इस बार. एंड यू ऑल्सो हैव टू लिंक हाउ दिस अमेंडमेंट विल बिकम अ गुड मेजर इन एड्रेसिंग द चैलेंज. ये तीनों चीजें इस क्वेश्चन में एड्रेस होंगी तो आपका आंसर कंप्लीट होगा. मेरे हिसाब से दिस वाज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस. तो ये पहला क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन है. ये पेपर ओवरऑल इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट है, ये हम साथ में डिसाइड करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. लद्दाख इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. एज अ मेजर टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ लोकल्स, डिस्कस द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स by the central government and civic actions by the army. Also discuss demand of promulgation of provision of 6th schedule of constitution for Ladakh. Now if you look at this question, एक तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, पेपर में सॉल्व करना मुश्किल है. क्वेश्चन 10 मार्क का है. पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है कि लद्दाख की लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा. तो यहां पर आप इस टाइप का कोई डायग्राम कि LAC, LOC, साक्षगंगा वैली
सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख की लोकेशन। अगर आपकी डायग्राम पढ़ोगे तो ये बहुत सही रहेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ लोकल्स। ये जो चीज है ये 2023 में कश्मीर के बारे में पूछी थी, इस बार इन्होंने विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स पूछा लद्दाख के बारे में। तो यहां पर 2-3 स्कीम्स हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोला है उन्होंने। प्रोग्राम्स मतलब ये बीएडीपी अपने आप में एक स्कीम है, बट सिर्फ इस स्कीम के बारे में नहीं लिखना, बीआईएम के बारे में भी लिखना है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में भी लिखना है, और यहां पर जो सिविक एक्शन प्रोग्राम गवर्नमेंट आर्मी करती है सच एज ऑपरेशन सद्भावना, सच एज वतन को जानो प्रोग्राम, ये भी यहां पर लिखना है। एंड देन ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, डिस्कस डिमांड ऑफ प्रोमulgation ऑफ प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, ये पहली बार देखा गया इंटरनल सिक्योरिटी में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं है। 6 schedule should come to Ladakh or not is something that we discuss in GS2, but this has been asked for the first time in GS3। मतलब वो जो साइलोज हैं पेपर्स के बीच में वो काफी ब्रेक हो रहे हैं। ये हमने GS1 में भी देखा इस बार, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाज आस्क्ड इन GS1। ठीक है, तो यहां से ये लेसन हम लेते हैं कि पहले हमें ये अग्रीमेंट बताना है और इस टाइप का डायग्राम हमें लद्दाख का बताना है। Then we have to talk about the various initiatives for border management that we are taking in terms of development and in terms of community-led border management. We also have to strongly mention the Vibrant Villages program, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन पूछने का लॉजिक भी ये था कि इस बार Vibrant Villages program phase 2 was initiated। ठीक है, आगे देखते हैं। Separatist movements have been one of the major factors contributing to militancy and instability in Jammu and Kashmir. Again the same pattern of question। पहले एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जनरली जाती है इंट्रोडक्शन में, सो यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन एंड व्हाट हैज हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो, एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग जेएनके इनटू नेशनल मेन स्ट्रीम। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, जब 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, 5 years लेटर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि ये 370 की जो एब्रोगेशन थी, ये जो एब्रोगेशन थी दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक आर्टिकल लिखा था ऑन दिस एब्रोगेशन आफ्टर 5 years, एंड दिस आर्टिकल वाज ऑल अबाउट हाउ जम्मू एंड कश्मीर हैज नाउ बीन ब्रॉट बैक इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम। ये क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ उस आर्टिकल का क्वेश्चन है कि प्री एंड पोस्ट एब्रोगेशन स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, कि एब्रोगेशन के बाद पहले क्या कंडीशन थी, एब्रोगेशन के बाद क्या कंडीशन है, और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा है एब्रोगेशन का। राइट तो काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है एंड यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ड्राइवर्स ऑफ मिलिटेंसी पता होना चाहिए। मेनली इसमें ऑब्वियसली सेपरेटिज्म है तो पॉलिटिकल फैक्टर्स, बट यू हैव टू लिंक विद सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑल्सो। देन दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स आर्टिकल व्हेन यू टॉक अबाउट what the prime minister had said at that time, and then there is another factor here, article 370 हटने के बाद how has militancy changed, वो भी चेंज है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, बिकॉज पहलगाम में अटैक था, बिकॉज रियासी में अटैक हुआ था उससे पहले, कथुआ में अटैक हुआ था उससे पहले, सो इवन द नेचर ऑफ मिलिटेंसी हैज चेंज्ड। राइट तो काफी एनालिटिकल बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने इस बार प्रेडिक्ट किया था ये क्वेश्चन आएगा, बट आई थिंक स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द एग्जाम हॉल बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स एनालिटिकल नेचर। एंड अगेन आप देखोगे थोड़ा सा पॉलिटिकल ओवरटोन यहां भी है। तो अब हमें ये लेसन लेना है कि जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ें, स्पेशली जब इंडिया के रीजन्स की इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ें, तो वहां से रिलेटेड अगर कोई पॉलिटिकल डिमांड्स हैं तो उनको भी हमें साथ में पढ़ना है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन था, काउंटरफीट करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एज मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया। राइट काउंटरफीट करेंसी कैसे यूज होती है टेरर फंडिंग के लिए, अगेन अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो आप शायद उससे रिलेट कर सकते हो। एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ कोर्स इज यूज्ड टू फनल डर्टी मनी इनटू टेरर फंडिंग, and then actions being taken at international level to check these menaces, role of financial action task force and methods of compliance by its member states in preventing terror funding। अब ये methods in compliance, international measures आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इस बार क्यों पूछा गया है, क्योंकि रिसेंटली, नॉट लास्ट ईयर बट रिसेंटली FATF का म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आया था इंडिया का, और उस म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में इंडिया को डाला गया था रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। वी वर प्लेस्ड इन वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज, जहां पर कई G20 नेशंस भी नहीं थे, और कहा गया था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में यू नीड टू नो द FATF रिकमेंडेशंस अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, यू नीड टू नो FATF ने इंडिया को जो रिव्यू किया और वहां पर कंप्लायंस कैसे होती है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या होता है, अगर ग्रे लिस्ट में आते हो, ब्लैक लिस्ट में आते हो तो क्या होता है, इंडिया ने FATF रिकमेंडेशंस को कैसे इंप्लीमेंट किया है, हाउ वी हैव कंप्लाइड, एंड यू नीड टू नो सम इंटरनेशनल मेजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। तो यहाँ पे एक वुल्सबर्ग ग्रुप है, UNGPML है, एशिया पैसिफिक ग्रुप अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग है, दिस यू नीड टू नो एंड यू नीड टू लिंक इट, यू नीड टू लिंक इट टू टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। इंटरनल सिक्योरिटी के हमने चारों क्वेश्चंस देखे, मेरे हिसाब से चारों क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं है, लंबे क्वेश्चंस हैं, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, सिर्फ कंटेंट से बात बनेगी, आपका आंसर राइटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। बट यस, आई फील इफ यू हैव स्टडीड वेल इट इज पॉसिबल टू डू दीज क्वेश्चंस। तो हमारा लेसन क्या है इंटरनल सिक्योरिटी में, कि एक तो हम पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट चल रहे हैं उनको भी साथ में पढ़ेंगे एंड वी विल रीड इट इन अ मोर एनालिटिकल मैनर। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस टेक्नोलॉजी मिशंस इनिशिएटेड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्जामिन देयर रोल इन फूड सिक्योरिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी मिशंस एंड ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स इज डायरेक्टली गिवन इन आवर सिलेबस। क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। आई थिंक वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस इन दिस पेपर। अगर आप यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप टेक्नोलॉजी मिशंस को कितना भी ब्रॉडली इंटरप्रेट कर सकते हो। इन माय ओपिनियन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बिकॉज ऑफ द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एंड एग्री स्टैक दिस ईयर। एग्री स्टैक और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में काफी डिटेल में बात करी है सरकार ने, इसको बहुत गवर्नमेंट जो है प्रमोट भी कर रही है, दैट इज बाय दिस क्वेश्चन केम, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग आई वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट। सो AI इन एग्रीकल्चर, व्हाट वी आर डूइंग, biotechnology in agriculture, quantum in agriculture, nanotechnology in agriculture, and of course our decision of AgriStack and the कृषि decision support system। ये दोनों नई चीजें हैं जो हम लेकर आए थे, इनको अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर अच्छा रहेगा। The important thing here is to constantly link it with food security and see the question says examine। ये nuances हमें पिकअप करने होते हैं। बाहर से क्वेश्चन देख के आसान लगता है, एग्जामिन का मतलब क्या है कि इनका क्या रोल है, यू चेक व्हाट इज देयर रोल इन फूड सिक्योरिटी। हाँ इनका रोल है बट दे आर नॉट सफिशिएंट। तो यहां पर काफी सारी डायमेंशंस लिखी जाएंगी। पहले आप इस क्वेश्चन में अगर आप सब पार्ट्स देखोगे तो दिस इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन टू राइट, बिकॉज कंटेंट वाइज हो सकता है आसान हो, क्योंकि पहले आप कुछ टेक्नोलॉजी मिशंस की बात करोगे नंबर 1, फिर आप बात करोगे हाउ दीज टेक्नोलॉजी मिशंस हैव contributed to food security, and third you will also examine why these technology missions are not sufficient, that we need to go beyond these technology missions to establish food security, maybe a diagram containing the principles of food security। जो 4 fundamental pillars of food security होते हैं उनको यहां मेंशन करना would be a good idea। So looking at the question, the content might seem कि यार ये content लिखना आसान है, पहले तो आपको याद आए और फिर आप इसको वहां पर डिलीवर भी कर पाओ, राइट। सो अगेन नॉट दैट इजी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इट। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है इन द लास्ट 10 years। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। और ये कंस्ट्रेंट्स बेसिकली जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है, APMC, जो हमारा मेन जॉब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग का जिनका, उसके इश्यूज हमें लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हाउएवर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी न्यू कि ई कॉमर्स कैसे इस इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज गवर्नमेंट्स फोकस ऑन ई-नैम एंड अदर ई कॉमर्स मिशंस। तो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक होता है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो यहां पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले APMC के कंस्ट्रेंट्स बताने हैं और सेकंड क्या करना है, इसको जो पोस्ट प्रोडक्शन ई टेक्नोलॉजीज हैं उनसे लिंक करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज यू टॉक अबाउट इश्यूज ऑफ APMCs and you write some government initiatives what we have done, for example AgMarkNet we have made, AIF we have made, and you link it to post production technologies like e-NAM
एगमार्क नेट, एग्रीस्टैक, सीडीपी सुरक्षा, स्नैप ऐसे ऐप, ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स, ये जो हमारी ई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिससे हम ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज ला पा रहे हैं इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन पोस्ट प्रोडक्शन फेज, ये टेक्नोलॉजीज का रोल लिखना है और फिर लिंक करना है. सो इन दिस क्वेश्चन इफ आई वाज राइटिंग, आई वुड राइट समथिंग लाइक कि देखो ये एपीएमसी है, एपीएमसी के ये 5 कंस्ट्रेंट्स हैं, ये ई टेक्नोलॉजीज हैं, ये मेरे पास 5 ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजीज हैं, ये इस कंस्ट्रेंट को एड्रेस करेगी, ये इस कंस्ट्रेंट को एड्रेस करेगी, ये इसको एड्रेस करेगी, ये इसको करेगी, ये इसको करेगी. दिस वुड बी माय फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर, और एटलीस्ट दिस इज व्हाट वुड बी गोइंग ऑन इन माय हेड. दिस इज व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट आंसर हियर, बिकॉज उन्होंने खुद बोला है कि ये जो ई कॉमर्स है ये कैसे इनएफिशिएंसी रिड्यूस करेगा. तो इट इज नॉट कि आपको बस ये टेक्नोलॉजीज पता हो और आपको एपीएमसी पता हो, आपको ये टेक्नोलॉजीज कैसे ये एपीएमसीज की इनएफिशिएंसीज को बेटर कर सकती हैं ये भी लिखना है. समझ आया? ओके. अब हाउ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फूड स्केर्सिटी टू फूड सरप्लस लेवल. So this first part of the question is going to ask you about green revolution in India. कि पहले हम एक फूड स्केर्सिटी कंडीशन में रहते थे और अब हम फूड सरप्लस लेवल में हैं. जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, what is something that we have done? We have basically given our farmers high yielding variety of seeds, fertilizer subsidy, water subsidy, or we have given them access to groundwater, and this has led to increasing production of wheat and rice in the system, leading to India becoming independent in food production. ये हम सबको पता है. पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेनिंग दिस. अब हम सबको पता है कि इसका एक नेचुरल डिसएडवांटेज है. नेचुरल डिसएडवांटेज क्या है कि जो व्हीट राइस सिस्टम है ये डोमिनेंट हो गया है. हमने फार्मर्स को अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दिए, तो अब जो फार्मर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हैं टू गो टुवर्ड्स द व्हीट राइस सिस्टम. ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत फायदे हुए बट नुकसान भी हुए. नुकसान हुए इकोलॉजिकल स्ट्रेस के, एक तो वो तरफ के नुकसान है जो एनवायरनमेंट को नुकसान हुए, दूसरे नुकसान हुए जो हमारी इकोनॉमिक नुकसान है कि हमारा व्हीट राइस सिस्टम बहुत डोमिनेंट हो गया. एमएसपी का सिस्टम भी व्हीट राइस के अराउंड है, अब सब व्हीट राइस ही उगाना चाहते हैं. अब गवर्नमेंट का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमें जाना है और चीजों की तरफ. ऑयल सीड्स में हम इंपोर्टर हैं, पल्सेस में हम कभी कभी इंपोर्टर हो जाते हैं, शुगर में हम इंपोर्टर बनने वाले हैं. राइट नाउ व्हाट वी नीड इज डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम व्हीट राइस. हमें व्हीट राइस से हटके डाइवर्सिफाई करना है. ये एक नेचुरल कनेक्टेड चीज है. तो इस क्वेश्चन में ये लिंक हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अगर लेकिन आपके लिंक नहीं दिखाओगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू दिस प्रॉब्लम एंड देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड, तो आपका क्वेश्चन बीच में से ऐसा लगेगा कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं है. कि आपने पहले बताया देखो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें फूड सिक्योरिटी से फूड सरप्लस पे ले आया, फिर आपने बता दिया डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये सब करना है, बट ये भी तो बताना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन क्यों. तो दिस क्वेश्चन विल फर्स्ट बी अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, देन अबाउट व्हाई green revolution created a need for diversification, then what are we doing for diversification. तो green revolution की जो disadvantage है, in very short maybe 2-3 points we have to mention here. तो इस क्वेश्चन में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 फेजेस अगर पता है तो आप बता सकते हो. एंड देन ऑफ कोर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो समथिंग व्हिच गवर्नमेंट हैज आस्क्ड बिफोर आल्सो. मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा है कि राइस फीड सिस्टम से क्या इशू है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं. ठीक है. अब now this question is a repeat of the question asked in 2023. exact question repeat है. अगर आप हमारा सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में भी फार्म सब्सिडीज एंड फार्म सपोर्ट, सब्सिडीज एंड सपोर्ट, इसके बारे में बात की जाती है कि इनमें क्या फर्क है. तो देखो क्वेश्चन भी वही है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज एंड सपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो पहले तो आपको सब्सिडीज और सपोर्ट्स में फर्क पता होना चाहिए. Now this is a conceptual understanding that most people do not have. Then you have to talk about the agreement on agriculture, कि जो वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जहां पर पीस क्लॉज की बात होती है, जहां पर ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स की बात होती है, वो आपको बताना है. तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी और सपोर्ट देती है इंडियन एग्रीकल्चर को और क्यों देती है. फिर because of these subsidies and supports, do we distort the international market? If we distort the international market, of course the WTO will step in
एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना था कि देखो इंडिया में एग्रीकल्चर इज नॉट इन अ ग्रेट स्टेट, है ना। तो इंडिया में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को सब्सिडी देती है, सपोर्ट देती है। ये जो सब्सिडी और सपोर्ट है, इस वजह से कई बार इंडियन एग्रीकल्चर टेंड्स टू डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल मार्केट। जब ये डिस्टॉर्शन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट होती है तो डब्ल्यूटीओ स्टेप्स इन, और डब्ल्यूटीओ में ये डिस्टॉर्शन रोकने के लिए ही अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। तो अगेन अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन व्हाट इज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दिस यू नीडेड टू नो। You needed to know what is the flexibility that has been given. You needed to know कि ये support और subsidy में क्या फर्क होता है, right? This is the difference between subsidy and support. Amber box, blue box और green box का concept क्या है? Amber box, green box and blue box, ये concept आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद आपको आपका आंसर synthesize करना पड़ेगा। So I think this question required a lot of conceptual clarity, but जिसको है वो लिख सकता है। ठीक, चलो अब आते हैं इकोनॉमी पे। एग्रीकल्चर के हमने चारों क्वेश्चंस देखे, अगेन 50 मार्क्स। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर भी इस बार फेयरली टफ है। यूजुअली बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, यहां पर थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है, राइट। बट हाँ, अगर आपने अच्छे से एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, उसको पढ़ा है, तो लिखना उतना मुश्किल नहीं है। लेट्स कम नाउ टू इकोनॉमी। इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रूपी, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ सीबीडीसी। ये ऐसी टॉपिक है जो डायरेक्ट हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, राइट। तो प्रीलिम्स का टॉपिक पूछा है डायरेक्टली, राइट। सो अगेन सीबीडीसी इज समथिंग दैट वी रीड अबाउट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। डायरेक्टली दिस टॉपिक हैज बीन आस्क्ड। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, तो इसको देखते शायद लोगों ने कह दिया कि देखो ये तो आसान पेपर आया है, बट दिस इज अ रेयर इजी क्वेश्चन इन दिस पेपर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एग्जामिन द व्यू, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आपको लग सकता है कि अरे ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो हमें पता ही है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये तो हमें पता ही है। बट लुक एट द क्वेश्चन, एग्जामिन द व्यू दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ये क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस पे नहीं है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट है, इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे सिलेबस में है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन। हम बात करते हैं कि जो हमारी ग्रोथ हो वो सोशली इंक्लूसिव हो, सारे सेक्शंस, सारे जेंडर्स, सारी कास्ट, सारे रीजन, सारी ज्योग्राफीज में ग्रोथ हो, यहां पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। वी टॉक ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली इंक्लूसिव ग्रोथ। ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इस चीज को कैसे प्रमोट करता है। तो आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट्स नहीं लिखने, आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट्स लिखने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, एक बेनिफिट हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेनिफिट आप कह सकते हो दैट एवरीबॉडी विल हैव अ बैंक अकाउंट। ये है बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप लिखो दैट व्हेन एवरीवन हैज अ बैंक अकाउंट, it will lead to better saturation of social schemes for the underprivileged section of society. This is why financial inclusion matters for social inclusion. ये डिस्टिंक्शन है इस क्वेश्चन में, बहुत सटल डिस्टिंक्शन है, बट यू रीड द क्वेश्चन, इट दे आर नॉट आस्किंग दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देख के लगता है ना, स्पेशली अगर क्वेश्चन क्लेम करना हो, पीडीएफ से दिखाना हो तो बहुत आसान है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन मेरी पीडीएफ में ये रहा, अगर ये करना हो तो बात अलग है। बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो जब हमें सोशल इंक्लूजन करनी है, हम स्कीम्स बनाते हैं, वहां पर हम जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी को यूज करते हैं। सो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस। ये क्वेश्चन था। फिर यहां पर बताया है कि क्या यूजफुलनेस है आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की। ये प्रीलिम्स में भी आया था। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के 4 पिलर्स, ठीक है, हाउ इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहां से इंस्पायर्ड है मैं आपको बताता हूं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 2 स्कीम्स को डिटेल में स्टडी किया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन कैसे बनती है। एक स्टडी किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, और एक स्टडी कर गया प्रधानमंत्री स्वनिधि को। एक और स्टडी की गई जहां पर बात की गई कि यूपीआई कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहा है। ये 3 स्टडीज इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्सेस में दी हुई हैं, और वहां का यही थीम है कि देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इट इज फंडिंग द अनफंडेड।
तो पहले हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन करी, इनको बैंक अकाउंट दिया, अब इनके पास लोन्स लेने की एबिलिटी आई, लोन्स लेने की एबिलिटी की वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और क्योंकि इन स्कीम्स में फीचर्स हैं कि एससी एसटीज को, विमेन को, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को बेटर लोन्स दिए जाएंगे, जल्दी लोन्स दिए जाएंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज लेड टू सोशल इंक्लूजन। ये इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की स्टडी है, एग्जैक्ट यही चीज उन्होंने पूछी है, डायरेक्टली क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का है, क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस में नहीं है। अगर आप सिर्फ ये लिख के आओगे आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में लिखना है, बट दैट इज समथिंग विच आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ अस न्यू, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आया था इस बार, बहुत डिस्कशन भी थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी इस पर डिस्कशन थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ने क्या किया। तो ये सेकंड पार्ट इजी है, फर्स्ट पार्ट वाज स्लाइटली नुआंस्ड एंड डिफिकल्ट टू राइट। अब key challenges for India's energy security. Question was directly inspired from the Strait of Hormuz crisis. What measures do you suggest for ensuring energy security along with economic growth and sustainability? देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आसान है कि एनर्जी सिक्योरिटी में क्या चैलेंज है। ऑफ कोर्स इस क्राइसिस के अलावा भी आप और चीजें लिख सकते हो। यहाँ पर आप रिन्यूएबल्स का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चैलेंज, जहां पर वी हैव टू चैलेंजेस ऑफ इंटरमिटेंसी एंड वेरिएबिलिटी, इस बारे में बात करोगे। आप रिन्यूएबल्स का चैलेंज लिखोगे, आप नॉन रिन्यूएबल्स का चैलेंज लिखोगे, आप न्यूक्लियर का चैलेंज लिखोगे। बट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखो कितना ब्यूटिफुली फ्रेम्ड है। वी हैव टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी along with economic growth and sustainability. एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इसकी लिंकेज दिखाओगे तो आप क्या दिखाना चाहोगे? आप दिखाओगे वी वांट अनइंटरप्टेड सप्लाई, वी वांट टू मीट ऑल आवर नीड्स। ऐसा ना हो कि एक भी हमारी जो डिमांड है वो अनफुलफिल्ड रह जाए, वो ऐसा हो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़े, हमारी जो ग्रोइंग नीड्स है, विकसित भारत का जो एम्बिशन है, वहां पर हमें पूरी एनर्जी सप्लाई मिले। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर जब आप एनर्जी सिक्योरिटी को लिंक करोगे विद सस्टेनेबिलिटी, तो आप कहोगे भाई हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर टारगेट्स हैं, हमारे खुद के आईएनडीसीज हैं, हमारे पास फॉसिल फ्यूल कॉन्स्टेंटली बर्न करने की एबिलिटी नहीं है, हमारी अडेप्टेशन और मिटिगेशन के चैलेंजेस हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी लिंक करना पड़ेगा। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स of how we have diversified our fuel supply, fossil fuels. We have to talk about renewable energy. Renewable energy में how we have increased installed capacity and how we have met these challenges of intermittency and variability. तो यहाँ पर आप बात करोगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, ग्रीन हाइड्रोजन की बात होगी इस क्वेश्चन में, तभी ग्रीन हाइड्रोजन पे इस बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। एंड यू विल आल्सो टॉक अबाउट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोथ, यू विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। और जब आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करोगे तो आपको शांति एक्ट को भी डेफिनेटली मेंशन करना है, which is something that we have done this year. So again, not an easy question to write. एक एक वर्ड में, क्वेश्चन के एक एक वर्ड में कुछ कुछ छुपा होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब अलग है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब अलग है। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात करनी है, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उसकी बात करनी है, हमारी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करनी है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करनी है, हमने रिन्यूएबल एनर्जीज में क्या किया है वो बात करनी है, विंड में, सोलर में उसकी बात करनी है, और हमारी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में, शांति एक्ट में, इस साल की बजट में क्या प्रोविजन है इस बारे में भी बात करनी है। देन अब हाउ आर स्टार्टअप्स इन इंडिया प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस इन देयर वर्किंग एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स। नाउ दिस इज अगेन रेयर इजी क्वेश्चन, पहली बार आई थिंक 4-5 सालों में इकोनॉमी थोड़ा सा आसान आया है। रेयर इजी क्वेश्चन बिकॉज ये ऐसी चीज है जो हम सब पढ़ते हैं, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इस क्वेश्चन में भी जो ये इनोवेशन वाला एलिमेंट है, इस पे गवर्नमेंट ने बहुत डिस्कशन करी है इस बार, इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत डिस्कशन है। तो ये जो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं कि हम जो हैं, हम हाई टेक स्टार्टअप्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स, पीयूष गोयल जी ने भी क्या बोला था, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो फूड डिलीवरी, लो लेवल सर्विसेज जॉब्स की तरफ हैं। एआई में हमारा कोई स्टार्टअप नहीं है, डीप टेक में हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं। ऐसा नहीं है, वी हैव सर्वम एंड वी हैव आल्सो डेवलप्ड ध्रुव 64, बट आवर ग्रोथ इज नॉट दैट मच। सो हियर यू हैव टू मेंशन द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वी हैव टू मेंशन द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम इन चैलेंजेस को कैसे मीट कर रहे हैं, राइट? जो नॉर्मल चैलेंजेस बातें हम करते हैं वो तो करते ही हैं, बट ये जो इनोवेशन वाला एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये एएनआरएफ फंड, आरडीआई फंड
और जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, फंड फॉर स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बनाना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को, हमें 12th रैंक मिली थी ग्लोबली एज पर WIPO, वहां हमने क्या किया, बट हमारा R&D पे एक्सपेंडिचर कम है। ये डिस्कशन काफी है, अगेन नॉट दैट इजी टू राइट, राइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लब करनी है, ठीक है। अब आते हैं एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे। इकोनॉमी में भी यही कहूंगा, प्रीलिम्स के एक दो टॉपिक्स भी पूछे हैं इन्होंने, बट इजी इकोनॉमी पेपर एज कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स। सिक्योरिटी टफर, एग्रीकल्चर टफर, इकोनॉमी इजी एज कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स। एनवायरमेंट की बात करते हैं, अगेन वेरी ब्यूटिफुल सिंथेसिस क्वेश्चन। डिस्कस हाउ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट and disaster risk reduction in ecologically sensitive areas of India can be managed। ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है 2 पेज में लिखने के लिए, जो आज तक प्रॉब्लम इंडिया सॉल्व नहीं कर पाया, कि एक तरफ पे तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, और एक तरफ पे मुझे क्या करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है। तो पहले तो आपको DRR का मतलब पता होना चाहिए। इसके लिए आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और सेंडाई फ्रेमवर्क से आइडिया होना चाहिए कि DRR के लिए क्या करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DRR। एक तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, दूसरा मुझे DRR को कम कर, DRR एस्टैब्लिश करना है। इसको साथ में मैनेज कैसे किया जाएगा, व्हेन इन DRR वी विल इन्वेस्ट इन स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, व्हेन वी विल डू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये सेंडाई फ्रेमवर्क की सेकंड प्रायोरिटी है, क्वेश्चन उसके ऊपर है। और यहां पर भी इन्होंने कहा है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ऑफ इंडिया बताओ, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो यहां पर हमें एग्जांपल्स लाइक जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, एग्जाम्पल ऑफ चार धाम इंसिडेंट, चार धाम लैंडस्लाइड, जो हिमालयाज में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हम डेजिग्नेट नहीं कर रहे, वहां पर माइनिंग हो रही है, जो हमारा अरावलीज का इशू आया था उसके बारे में, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन करनी है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां हमें पता तो बहुत कुछ होगा, दिस इज प्योरली आंसर राइटिंग स्किल क्वेश्चन, कि कितने सारे एग्जांपल्स को आप साथ में ले आ पाते हो। क्या आप ये लिंक कर पाते हो कि जो हमारे 3 ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं, एक है हमारा पेरिस अग्रीमेंट, कब शुरू हुआ 2015, कब खत्म हो रहा है 2030। एक हमारे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कब स्टार्ट हुए 2015, कब खत्म हो रहे हैं 2030। और एक है हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 2015 में स्टार्ट हुआ, कब खत्म हो रहा है 2030। इनकी लिंकेज क्या आप दिखा सकते हो, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट विल टॉक ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल टॉक ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन जनरल, एंड सेंडाई फ्रेमवर्क विल टॉक ऑफ हाउ यू डू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। This diagram is the core answer to this question, that there is development and there is disaster risk and there is climate change and how you link all three। ये एक डायग्राम से आप ये पूरा आंसर लिख सकते हो, अगर आपको एक दो एग्जाम्पल आते हैं तो। अगर आपने हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पढ़ा है तो यहां पर आप देखो, इन्वेस्टिंग इन DRR, स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, हाउ वी कैन हैव स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स दैट विल लीड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन व्हाइल डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसमें एक और टॉपिक है DRR फाइनेंसिंग, कि इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था रिगार्डिंग फाइनेंसिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन व्हाइल वी आर डेवलपिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो G20 की बात थी, UN ने क्या बोला है, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हम कैसे लेके आएंगे, प्राइवेट सेक्टर और CSR का क्या रोल है, ये सारी चीजें इंटीग्रेट करके लिखनी है। क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, वहां 2 पेज में इसका आंसर लिखना एक्चुअली एक डिफिकल्ट काम है। कंटेंट आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस कंटेंट को लाना, राइट। बट ये लिंकेज आपके दिमाग में आए, ये डायग्राम जिसने बना दिया वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं इस क्वेश्चन में। बट इवन दिस आइडिया, अगर आपने DRR फाइनेंसिंग भी पढ़ा है तो भी इसको वहां पर लिखना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब ये रेयर इजी क्वेश्चन है इस पेपर में, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इंडिया की कमिटमेंट्स इनिशिएटिव्स टू अचीव गोल्स एंड टारगेट्स, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं सिलेबस में, बायोडाइवर्सिटी मेंशन्ड है, ये आईची टारगेट्स थे पहले बायोडाइवर्सिटी के, फिर KMGBF आया, KMGBF के 15 टारगेट्स हैं। इंडिया का एक NBSAP है, वो भी आगे नोट्स में मैं आपको दिखा दूंगा, ये इंडिया ने बनाया था इसको मीट करने के लिए, ये इंडिया का स्टांस था, एक्शंस थे। डायरेक्ट लिखना है, दिस इज ऑल यू हैव टू राइट डायरेक्ट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक मेंस जाते हुए बच्चे को कि उसे क्वेश्चन आता हो, हाँ अब ये टारगेट्स याद नहीं हो तो बात अलग है, बट this is again something which I would say is doable। Last question, solid waste management की क्या challenges हैं इंडिया में, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
success failure cases of Delhi and Indore highlighting salient feature of their solid waste management initiative. ये क्वेश्चन जब तक ये दिल्ली इंदौर की बात नहीं हुई थी आई वुड से वाज इजी। जब तक दिल्ली इंदौर की बात नहीं हुई थी ये क्वेश्चन आसान था क्योंकि इस बार आए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। बट ये आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि दिल्ली के आप बताओ क्या इनिशिएटिव्स थे और इंदौर के आप बताओ क्या इनिशिएटिव्स थे और उनमें फिर आप सक्सेस और फेलियर डिस्कस करो। इस लेवल पे जनरली हम नहीं पढ़ते, मैंने भी नहीं पढ़ा है इतना डिटेल में। हमें पता है दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैज फेल्ड, गाजीपुर में इतनी बड़ी लैंडफिल है, वो एक पूरा पहाड़ बन गया है, इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। बट क्या आप एक्चुअल मेजर्स पॉइंट आउट कर सकते हो, स्पेशली अगर आप इन दो सिटीज में नहीं रहते? राइट, यू कैन राइट अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यू कैन राइट अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, यहाँ पर आप केस स्टडीज भी लिख सकते हो, राइट? बट विल यू बी, यू कैन राइट अबाउट दीज न्यू रूल्स दैट हैव कम, बट आप क्या दिल्ली और इंदौर की स्पेसिफिक बातें बता पाओगे? वो जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से ये पूछना भी थोड़ा सी अजीब बात है, बट अब उन्होंने पूछ लिया, स्पेसिफिक पूछा उन्होंने दिल्ली इंदौर का, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत टफ है। बाकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आई वुड से इज डूएबल। अब आते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, एनालाइज विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, challenges to community participation and measures to strengthen it। अब जनरली आप इस पे आंसर लिख सकते हो, बट आपको स्पेसिफिक कंटेंट इस टाइप का मुश्किल मिलेगा। ये क्वेश्चन कहां से इंस्पायर्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार कहा था कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे। सो द टॉपिक वाज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव। इसका 500 करोड़ का बजट था और इस बार स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से लेके आए हैं। इसकी एक रिपोर्ट थी, इसके बारे में पूरी बात की गई थी कि मॉडल ग्राम पंचायत बनाएंगे, एग्जाम्पल्स दिए गए थे। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही छोटा इनिशिएटिव था, इट इज ऑनेस्टली अ मैटर ऑफ लक दैट आई हैव कवर्ड इट इन माय नोट्स, है ना? जनरली ये चीजें हम नहीं पढ़ते। ये नेशनल प्रोजेक्ट इन्होंने बस स्टार्ट किया है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है प्रोजेक्ट तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस क्वेश्चन को आंसर करना स्पेसिफिक्स में। जनरली आप लिख सकते हो कि हाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट somebody who has read this and somebody who has not read this, there is going to be a huge difference in their answers। तो अब बिफोर आई गो ऑन टू साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पेपर आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स अस टू नो थिंग्स इन डिटेल एंड इवन सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स। पूरे पेपर में ही एग्जांपल्स पे फोकस है, तो एग्जांपल्स सिर्फ पढ़ने नहीं है, उनको वहां पर रिप्रोड्यूस भी करना है। कमिंग नाउ टू साइंस एंड टेक, again see focus on examples, explain by giving two examples how biotechnology has helped Indian farmers in processing their perishable crops। हमारे जो perishable crops हैं, perishable का मतलब वो crops जो खराब हो जाते हैं, इन पेरिशेबल क्रॉप्स को डील करने में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल है। तो इस बार एक्चुअली इंडिया ने जीनोम एडिटेड राइस बनाए थे जिनमें इस बारे में बात हुई थी। इंडिया के पास बायोटेक्नोलॉजी मेजर्स हैं लाइक फ्लेवर सावर टोमेटो एंड सांबा मसूरी राइस, और नैनो टेक्नोलॉजी मेजर्स हैं, जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी से कोटिंग कर देते हैं तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं होती, नैनो टेक्नोलॉजी से कोटिंग कर देते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब वहां आप उन्हीं मेजर्स को बायोटेक्नोलॉजी बना के लिख सकते हो, बट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट बिकॉज आपको अगेन टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स वहां याद आने चाहिए, राइट? जीएस3 का जो पेपर होता है वो जीएस पहले दिन आपका जीएस1 जीएस2 होता है, जीएस2 में आप रात को आते हो थके हुए, अगले दिन सुबह जीएस3 होता है। वैसे ही जीएस3 की जो प्लेसमेंट है वो सबसे खराब टाइम पे, सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है, सबसे ज्यादा थके होते हो आप उसमें, राइट? और उसमें इतना डेटा और इतनी स्पेसिफिक चीजें पूछना मेक इट डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी काफी टफ है। ऑल्दो यू कुड राइट अबाउट जीनोम एडिटेड राइस एंड यू कुड राइट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, बट दिस इज नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी फेयरली डिफिकल्ट है, स्पेसिफिकली क्योंकि ये एग्जाम्पल्स लोगों को याद नहीं आते वहां पे। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन, in context of first indigenously developed prototype FBR at Kalpakkam, explain the concept of criticality, second part, implications for clean energy future, third part। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में फर्क तो हम सबको पता है, ठीक है? हम लिख सकते हैं, जो भी मीन्स दे रहा है मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो लिख लेंगे।
प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है कि अगर आपने स्पेसिफिकली ये क्रिटिकलिटी वाली टर्म नहीं पढ़ी है तो आप ब्लैंक हो और आप कुछ नहीं लिख रहे हो इसके बाद. दैट इज व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन टफ. तो आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और नॉर्मल रिएक्टर में फर्क तो बता दोगे, बट इफ यू हैव नॉट रेड दिस क्रिटिकलिटी थिंग कि क्रिटिकलिटी क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल्दो ये काफी न्यूज में था, बट अगर आपने मिस कर दिया तो ये आप नहीं लिख सकते. अगर आपको आता है तो आप स्पेसिफिकली लिख दोगे, उसके चैलेंजेस भी बता दोगे, पूरी चीज बता दोगे, राइट. बट अगर आपने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है तो ये मिस है. तो दिस इज डायरेक्ट हिट और मिस डिपेंडिंग ऑन योर वाइड रीडिंग. तो ये टाइप का दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट. दिस इज अ डिफरेंशिएटर क्वेश्चन. जिसने पढ़ा हुआ है उसको 4-5 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे नौ पढ़े हुए वाले से. तो ब्रॉड रीडिंग इज द नेम ऑफ द गेम. आप कुछ भी छोड़ के मत जाओ. ये लेसन मैं इससे आपको देना चाहता हूं. आगे देखते हैं. व्हाट इज एजेंटिक एआई. बहुत एआई पढ़ाया था मैंने. इन्होंने पूछा एजेंटिक एआई, इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करो, इसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करो विद सुटेबल एग्जांपल्स, एडवांटेजेस, रिस्क्स, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एजेंटिक एआई सिस्टम. अगेन हिट और मिस क्वेश्चन. या तो आपने एजेंटिक एआई पढ़ लिया, आपको बस पता है ना कि एजेंटिक एआई का मतलब क्या होता है. एजेंटिक एआई डज नॉट मीन एजेंट एआई एजेंट. एआई एजेंट और एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई, इन तीनों में फर्क होता है. अगर तो आपको ये क्वेश्चन पता है एजेंटिक एआई वाला, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, देन यू कैन गो ऑन एंड एक्सप्लेन इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन. बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन अगेन मिस होने वाला है, राइट. एंड दिस इज समथिंग दैट वी रीड फॉर प्रीलिम्स. ये मेंस में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एआई की वर्किंग वो पूछेंगे, ठीक है. तो ये भी मैं कहूंगा फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इकोनॉमी को छोड़ के सारे सेक्शन इस पेपर के फेयरली डिफिकल्ट है. आपको एजेंटिक एआई पता होना चाहिए. यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इट इज, देन इट इज एन इजी क्वेश्चन टू राइट, राइट. एजेंटिक एआई का मतलब होता है कि बहुत सारे एआई एजेंट साथ में काम कर रहे हैं एंड दे कैन टेक इनिशिएटिव बाय देमसेल्फ. द की डिफरेंस इज दैट दे कैन डू द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय देमसेल्व्स. दे डू नॉट रिक्वायर अ ह्यूमन प्रॉम्प्ट ऑल द टाइम. जैसे मैंने अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए एक एजेंटिक एआई बना रखा है, तो मुझे रोज सुबह करंट अफेयर्स का ब्रीफ मिल जाता है बिना कुछ करे. वो खुद इनिशिएटिव लेता है, खुद डिसीजन लेता है, एंड इट इज अ टीम, इट इज अ लेयर ऑफ एजेंट्स दैट वर्क टुगेदर. दैट इज व्हाट इज एजेंटिक एआई. तो अगर आपको ये आता है तो ये आंसर लिखना आसान है, उसके बाद आप एआई के बारे में कुछ भी लिख लो. बट अगर नहीं आता देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन दिस एंटायर पेपर जो मैंने नहीं पढ़ाया था. तो मैंने आपको कहा था लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको ये प्रूफ भी कर दूंगा. ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे नोट्स के ही हैं. To be very honest with you, there are some screenshots from prelims notes also, specifically CBDC and agentic AI. उसके अलावा सारे स्क्रीनशॉट मेंस के नोट्स से हैं. वो दो ऐसी चीजें हैं जो हम प्रीलिम्स में पढ़ाते हैं, मेंस में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आता ही होगा बच्चे को, इसलिए नहीं पढ़ाते. अदर देन दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन इज डायरेक्टली कवर्ड इन द नोट्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल. मेरे को जो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिलता है कि मेरे नोट्स थोड़े बल्कि होते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, उनसे सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं. Even when there are such nuanced questions like pre-370 and post-370, even those research papers you will find in my answers. जब FATF का compliance mechanism पूछा जाता है, even that you will find in my notes. ठीक है. बट ये क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया था. दिस इज द क्वेश्चन दैट आई मिस्ड. सो आई विल गिव माई सेल्फ 18.5 आउट ऑफ 20 इन दिस पेपर, अगर मैं खुद को दूं, क्योंकि ये एक मिस है और दो ऐसी चीजें हैं जो प्रीलिम्स में पढ़ा रखी हैं बट मेंस में नहीं पढ़ाई. तो मेरी खुद की इवैल्यूएशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस इज दिस. लास्ट ईयर ये नंबर 19 था, इस बार ये 18.5 है, तो इसके आसपास ही होता है. आई होप नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स 20 on 20. मेहनत में करता रहूंगा. क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन सेलिएंट फीचर्स ऑफ मिशन दृष्टि. डिस्कस द इमेजिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इट्स सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 3rd May 2026. व्हाई इज इट बीइंग कंसीडर्ड फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड. बहुत मुश्किल क्वेश्चन है लिखना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मिशन नहीं है. नहीं, आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि मैंने नहीं सुना हुआ था ये मिशन. ये गवर्नमेंट का मिशन नहीं है सर, ये एक प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप का मिशन है. इमेजिन आस्किंग अ प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप मिशन इन द यूपीएससी मेंस. आप गवर्नमेंट मिशन पढ़ने के आदी हो जाते हो. मैंने भी सारे गवर्नमेंट मिशन कवर किए थे, मैं भी देख के हिल गया कि ये कौन सा मिशन है. द आइडिया इज सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाज इन द न्यूज. इंडिया ने नासा के साथ इसरो के ने मिलकर बनाया है और बहुत अच्छा इसके बारे में हमने कवरेज करी थी. बट दिक्कत क्या हुई कि ये प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप है जिसने सिंथेटिक अपर्चर रेडार को
का एक वेरिएंट बनाया है। इस स्टार्टअप का नाम है, मैंने आज ही पढ़ा, ये गैलेक्स आई। ये स्टार्टअप का ये मिशन है, राइट? एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दिस। सो ओवरऑल व्हाट इज माय असेसमेंट? माय असेसमेंट इज दैट दिस इज अ फेयरली डिफिकल्ट पेपर। मैं कहूंगा कि अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर है। द ओनली इजी सेक्शन, द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ GS3 दिस टाइम इज इकोनॉमिक्स. Economy is easy, or I would say doable. Everything else is fairly difficult, and I would expect that even a good student who has studied a lot will find it difficult to solve this paper. What are the lessons that we take from this? I would give you 3 lessons. Number 1, do not ignore the prelims concepts. At least the concepts of prelims we cannot forget. Second, focus on examples. एग्जाम्पल्स कभी कभी वो हमें डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करने को कहते हैं, सो फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. एंड थर्डली, इंटरलिंकेजेस आर फेयरली इंपॉर्टेंट. इंटरलिंकेजेस अमंग सब्जेक्ट्स एंड इंटरलिंकेजेस अक्रॉस पेपर्स ऑल्सो. जैसे एक जगह पर उन्होंने मुझे कहा कि लद्दाख के 6 शेड्यूल के बारे में बता दो, सो दिस इंटरलिंकेज ऑफ GS2 एंड GS3. और एक जगह उन्होंने मुझे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको लिंक करके बता दो. सो दीज इंटरलिंकेजेस आर समथिंग दैट आर रिक्वायर्ड. सो मैं कहूंगा कि GS3 की रीडिंग में गोइंग फॉरवर्ड करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेप्थ में पढ़ें. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई होप यू एंजॉयड दिस एनालिसिस. और अगर आप चाहते हो कि मैं GS1 और GS2 का भी ऐसा एनालिसिस जिसमें एक्चुअली पेपर की एनालिसिस होती है वैसे कर दूं, तो आप कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं. थैंक यू.